करते हैं कि लोगों को समझ नहीं है। अगर आपको क्लैरिटी है, आपकी समझ क्लियर है कि हमारी कौम की विचारधारा क्या है, इस्लाम की विचारधारा क्या है, तो हमारा दीन क्या कहता है, अगर आप ये क्लियर है तो फिर दलालों को बाईपास करना बहुत मुश्किल नहीं है। और दीन और भारतीय संविधान, ये दो चीज़ों को मिलाना इसमें ज़रूरी है। आज हम इंडिया में रहते हैं तो भारतीय संविधान हमारे लिए सबसे आगे की बात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसमें तो दलालों को बाईपास करना एक आंदोलन इस प्रकार का हम मिलना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे आज ये आप लोग जमा हुए हैं, 15-15 दिन में जमा हुई है, जो जैसे इन्होंने ग्राउंड लेवल का प्रॉब्लम बताया, दूसरों ने ग्राउंड लेवल का प्रॉब्लम बताया, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, न केवल मुसलमान के रूप में बल्कि नागरिक के रूप में। जी जी, पहले तो हम नागरिक हैं, तो नागरिक के रूप में भी हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है दलितों के प्रति, औरतों के प्रति। वो भी देखिए, मैं इस बात को यहाँ उठा रहा हूँ कि औरतों के बीच में क्या आज माहौल है। शाहीन बाग का मूवमेंट करके उन्होंने मुसलमान कौम को बचा लिया, याद रखिए। NRC का आपको जो भी उन पे बंधन लगाया जाए या उनको भी बराबरी का दर्जा दिया जाए, वो आपका मामला है। पर इतना मैं बताता हूँ कि जब तक औरतें बराबरी के दर्जे पे नहीं आती, समाज का विकास नहीं होता। सही बात। किसी भी दुनिया में आप देख लीजिएगा वो। और शाहीन बाग से बड़ा तो कोई आपको उदाहरण मिलेगा नहीं इंडिया के इतिहास में। इतना इतना बेहतरीन आंदोलन जो उन्होंने किया और पूरी कौम के लिए किया। उन्होंने कोई औरतों के मसाइल के लिए नहीं किया। किसकी नागरिकता जाने वाली थी? डिटेंशन सेंटर किसके लिए बन रहे थे? मुसलमान। उन्होंने जो देखी ना उनके अंदर की बात, तो उनको भी एक दर्जा मिलना चाहिए। नहीं, मैं ऐसे जनरल बात कर रहा हूँ कि भारत में मैं सावित्रीबाई फुले की आप बात कीजिए, सावित्रीबाई फुले के साथ फातिमा शेख का नाम आता ही है। ये मुसलमानों को पता ही नहीं है। फातिमा शेख शेख फैलाता भी नहीं है मुसलमान समझ के। पढ़ाई के हम है वहाँ पे हर जगह आपको। और बता दूं भाई साहब, और बता दूं, जब ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया जी कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये मेरे समाज में बदनामी हो जाएगी, तो किसके घर जाके रहे वो? फातिमा शेख के पिता ने उनको बोला आके हमारे घर पे रहो। ये बात सुनिए, इसको समझिए, इसमें कितनी गहरी बात है। तो एक छोटी सी घटना, पर ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले को फातिमा शेख के घर पे रह रहे हैं। मेरी बात तो कभी मैं सावित्रीबाई फुले की बात तब तक पूरी नहीं होती जब तक फातिमा शेख उसमें ना आए। अब जैसे अम्बेडकर को पढ़ेंगे आप, फातिमा शेख, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार, ये पूरा मूवमेंट जाएगा आगे। कि मैं पहली बात तो आपको पता होगा, मैं चुनावी राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ चुनावी के बारे में, मैंने कभी सोचा और सोचूंगा भी नहीं कभी। पर एक बात याद रखिए कि देश में जो माहौल RSS ने, BJP ने खराब किया था, पहली बार देश के लेवल पे जब बदला वो था भारत जोड़ो यात्रा। वो राहुल गांधी का जो भी पार्टी जीते न जीते वो बात अलग है, पर उसने माहौल चेंज किया था और सही मुद्दों को उठाया। अच्छा, भारत जोड़ो उसमें क्यों बोला? भारत जोड़ो क्यों बोला? क्योंकि हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई पैदा की गई है वो उसका मुख्य एम था। सबसे ज़्यादा बांटा किसको गया? हिंदू मुसलमान को बांटा गया। भारत जोड़ो। अभी फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा। न्याय यात्रा क्यों? कि दलितों के प्रति न्याय नहीं हो रहा, औरतों के प्रति न्याय नहीं हो रहा। तो ये स्लोगन हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए हमको किसी का सपोर्ट नहीं करना, पर हमारे फ़ायदे की जो चीज़ है उसको हमको मजबूत करने की ज़रूरत है। तो ये आप ज़रा सोचिएगा कि मैं आपको सच बता दूँ, पर्सनल बात, भारत जोड़ो यात्रा के पहले मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि देश बचेगा। मैंने उम्मीद छोड़ दी। चारों तरफ से यहाँ BJP, यहाँ RSS, यहाँ उसका विचारधारा, यहाँ वो स्टेटमेंट दे रहा है, वहाँ वो बोल रहे हैं, मनुस्मृति के बारे में बोल रहे हैं। कोई देश के लेवल पे कुछ माहौल ही नहीं है। तो पहली बार वहाँ लगा कि माहौल खड़ा हो रहा है। मैं गया भी था उसमें एक दिन के लिए, ज़्यादा नहीं गया था, थोड़ा सा गया था, पर देखा लोगों का जो, लोग भी तो दुखी है ना, हम अकेले थोड़ी है दुख वाले, हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। तो वो एक स्लोगन भी अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, आज़ादी के आंदोलन में गांधी ने क्या किया? गांधी ने भी यही किया ना कि लोगों को जोड़ के आंदोलन किया, और आंदोलन से एक वातावरण बनता है, उम्मीद बनती है, और उससे आगे फिर समाज बढ़ सकता है। तो आज के समय में तो ये बहुत ज़रूरी है, एक तो इंडिया अलायंस का जीतना, दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा टाइप चीज़ों का सफल होना।
सर जी इतना सरल मतलब आप इतनी बड़ी अगर बीमारी है तो तुरंत आप उसको ठीक नहीं कर सकते। मैंने बोला 95 साल से वो लगातार कर रहे हैं। 2000 साल से हाँ? ज्यादा, तो 2000 साल से वो वो तो काम कर रहे हैं। अभी ब्राह्मण आजादी के और बाद तो बात ये है। शुरू किया, तो अच्छा। 2000 साल से तो पुरानी। बाबा साहब को तो लोग मानते हैं ना। बाबा साहब की बातों की जो निचोड़ है वो उन तक पहुंचाइए। वो कैसे कहते हैं कि भाई जाति व्यवस्था मनुस्मृति के कारण भी है, बताइए कि जाति व्यवस्था के किस प्रकार से अत्याचार होते थे, वो बताइए। तो करना तो पड़ेगा दोस्त। तो कर कि आप जो बोल रहे हैं ना, लेकिन एक बड़ी संख्या आप ऐसे स्वर्णों को भी है कि जो अपने आप को बोलते हैं अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन तो एक तबका जो शक करता है, एक तबका है कि साफ काम कर रहा है, पर इस प्रशांत टंडन फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं। तो क्या हम उनको माने कि वो अल्टीमेटली आरएसएस के एजेंट हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफर्ट नहीं रहता है काम करने में। देखिए, इसमें ऐसा है, किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके कार्य और विचार को मिला के करना चाहिए। कोई व्यक्ति केवल ब्राह्मण है तो इसलिए दलित के खिलाफ होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जरा याद रखिए, बाबा साहब ने मनुस्मृति खुद जलाई थी कि अपने हाथों से? उनके साथ थे सहस्त्र बुद्धे, बापूराव सहस्त्र बुद्धे, ऐसा कुछ तो भी उनका नाम था, जो ब्राह्मण थे। गैदरिंग में बाबा साहब ऐसे खड़े थे और वो मनुस्मृति को जला रहे थे। बाबा साहब ने कभी ब्राह्मणों का विरोध नहीं किया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया। ये फर्क समझना जरूरी है। अंग्रेजों ने, गांधी ने कभी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, अंग्रेज की गुलामी का विरोध किया। अंग्रेजों में से कितने लोग उनके अच्छे दोस्त हो गए। उनकी सबसे अच्छी बायोग्राफी जो लिखी वो एक फिशर नाम के व्यक्ति ने लिखी, जो अंग्रेज था। वो मीराबेन, वो अंग्रेज थी, आके उनकी बेटी बन गई। तो ये इंडिविजुअल के आइडियोलॉजी और काम, उसको देखना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, आरएसएस के लिए हाथी के दांत दिखाने के औरतें, खाने के औरतें। तो हमको किसी का मूल्यांकन करने के लिए देखना चाहिए, ये केवल दिखाने के लिए बोल रहा है या उसके कार्य में भी वो है, तो उससे वो समझ जाता है। प्रशांत टंडन का मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, पर उसकी एक्टिविटी से आप समझ सकते हैं। खराब है, ये बहुत एक वक्त में चला था बहुत ज्यादा। देखिए अब वो कम है। वो राज कपूर की एक फिल्म थी ना, कौन सी, आवारा। एक जज का बेटा जज ही बनेगा। तो मैं ऐसा फिल्म का उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं पर्सनैलिटी बनती है, ऐसा कुछ नहीं। हम बोलते हैं मजाक के लिए, और वो मजाक है। और ये इसमें मेडिकल बैकग्राउंड भी मेरा, मैं बता रहा हूँ उसको। लोगों की परिस्थिति उनके निर्माण के लिए बहुत बड़ा ये होती है। लोग कितनी मुश्किल से आते हैं। कन्हैया कुमार का आपने देखा है? ब्राह्मण है, भूमिहार है। उसकी बायोग्राफी पढ़िए आप, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। उसकी माँ एक छोटी सी इसमें काम करती है, बाप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। वो, उसको भरोसा नहीं था कि वो पढ़ पाएगा। वो वॉचमैन बनने के लिए निकला था, गार्ड बनने के लिए निकला था। उसने कोशिश किया, बाई चांस उसकी माँ ने उसको इंग्लिश स्कूल में दाखिला दिला दिया, पढ़ने लग गया स्ट्रगल से, और बाई चांस उसका जेएनयू में एडमिशन हो गया। नहीं तो एजुकेशन तो महंगा है, जेएनयू में महंगा नहीं था, जेएनयू में आके चमक गया। वो चमक गया मतलब जो अंदर की उसकी पूरी चीज़ थी। अब उसमें डीएनए का क्या है? उसका बाप तो बेचारा गांव का एक गरीब था, माँ भी गांव की गरीब थी। वो परिस्थिति से बहुत कुछ बदलता है। और इस पर काम भी हुआ है, लेकिन जब काम बढ़ता है तेजी से, तो कभी उदित राज भाजपा में चले जाते हैं, कहीं मायावती को सपोर्ट करते हैं, कभी वामसेफ बढ़ जाता है। तो लीडरशिप जो है वो अपने अंदाज में सोचती है कब बिकना है, कैसे बिकना है। आम पब्लिक, दलितों की, आदिवासियों की, वो फिर उसी जगह आ जाती है। तो इसका क्या, कैसे सॉल्यूशन? इसका ये बहुत सही सवाल कहा आपने। ये मैंने जैसे बताया कि आरएसएस की स्ट्रेटेजी होती है कि दलित लीडर्स को अपनी तरफ जीतना। आपको पता है, रामविलास पासवान था, उदित राज था, हमारे महाराष्ट्र का रामदास आठवले था। बस उनको छोटा मोटा कुछ दे दिया, उनके तरफ अपनी तरफ खरीद लिया। तो उसमें ग्राउंड लेवल पे अंबेडकर की विचारधारा को फैलाने का काम वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अंबेडकर जी ने अपने सिद्धांतों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया, पावर के पीछे नहीं गए। पावर उनको बोला गया कि आप आइए मिनिस्ट्री में, उन्होंने पर पावर पे रहने के लिए कहा कि नहीं, ये मेरी बात आप नहीं मान रहे, मैं पावर से बात करूँ। तो अंबेडकर के विचारों को समाज में हम जितना फैलाएंगे
ये लीडर्स पे अब उतना कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि लीडर्स का क्या होता है, एक निजी पर्सनल एम्बिशन, निजी स्वार्थ उनमें घुस जाता है। तो उसमें मेरे को पैसा जमा करना है, और वो पैसा कौन कितना खाएगा मुझे पता नहीं, और लोग करोड़ों करोड़ों की बात करते हो तो मैं फिगर सुन के ही हैरान हो जाता हूँ कि भाई एक अविवाहित महिला इतने करोड़ों रुपए का क्या करेगी। पर वो आप समझ गए इशारा। जी और जी ऐसा जी कई लोग ये हमारी जो माया जाल में फंस जाते हैं, और वो विचारधारा फिर दुनिया में हो जाती है, फिर उस माया जाल के पीछे वो अपना पॉलिटिक्स चलाते हैं। तो अगर समाज में विचारधारा अंबेडकर जी की मजबूत रहेगी तो उनको सपोर्ट हम क्यों करेंगे। उनको भी पता होना चाहिए कि हम अंबेडकर के रास्ते से हटे तो लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, ये उनको पता, उनको मैसेज देना ये ज़रूरी है। तभी मेरे ख्याल से तो जो राष्ट्र में जो दलाल हैं पॉलिटिकल जी, उनका ही बड़ा रोल है आई थिंक, क्योंकि पब्लिक उन्हीं की सुनती है। नहीं, एक बात है इसमें जो हम लोगों को करना है, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम दलित था, क्योंकि मतलब लड़ने के लिए हनुमान है और हमारे खिलाफ यही लोग को यूज करते हैं। बिल्कुल। इसके कुछ रास्ते से निकाला जाए कि सबके माइंड में ऐसा हो कि देखिए, ये पूरी समस्या का भाग है। पूरी समस्या क्या है कि आरएसएस की विचारधारा गहराई से समाज में चली गई है। मैंने आपको गुजरात का उदाहरण दिया। गुजरात में सबसे पहले मुझे समझा कि जो दंगा करवाने वाले थे वो तो अपने ऑफिस में थे, घर में बैठे थे, और जिनके हाथ में हथियार दिया वो ये गरीब अशोक बोची जैसे लोग थे, जो सड़क पे आ जाओ अपना हिंदू धर्म खतरे में, धर्म तो कभी खतरे में होता नहीं है। तो वो उनकी योजना को समझने के लिए हमको उसके खिलाफ अपना एक नीति खड़ी करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा, लंबी लड़ाई है। वो 95 साल से यही काम कर रहे हैं, 95 साल से लगातार कर रहे हैं। तो हम अगर उम्मीद करें कि हम 2-4 महीने में उनको कर लेंगे, बड़ा सवाल बहुत बड़ा है। और जैसे मुझ जैसे व्यक्ति को 6 दिसंबर को समझा कि ये सवाल है, कईयों को 2002 के बाद समझा, पर वही है, देर आए जब जागे तभी सवेरा। और अभी लग रहा है कि बहुत बड़ा काम बाकी है, और इतना लेट लग रहा है कि जब खतरा एकदम बढ़ गया है उस समय लग रहा है। ये सब चीज़ें सोचना। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आरएसएस में प्रतिबंध लगवाए थे, फिर कांग्रेस कुछ शर्तों के साथ उस प्रतिबंध को हटा दिया, क्या फिर उस पर कोई कभी कोशिश किया जाए कि प्रतिबंध उस पर लगाया जाए, या लगा सकते हैं? देखिए, 3 बार प्रतिबंध लगा आरएसएस पे इमरजेंसी में। जैसे पीएफआई पे अभी प्रतिबंध लगा दिए, तो आरएसएस पे भी लग सकता है। कोशिश नहीं करते। आरएसएस एक्चुअली देखिए क्या है, 2002 के बाद जब 2002 के दंगों के लिए मोदी पे भी केस चला था, एसआईटी बैठी थी, और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके अंदर आरएसएस के बहुत सारे लोग घुस गए, हर जगह है, अंदर है। इसलिए जुडिशरी में भी है, सब हमारे जगह। कई लोग जाके यूपीए गवर्नमेंट को बोलते थे अभी मोदी को दबा दो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। पर केस बनाना तो अल्टीमेटली पूरी सिस्टम का सवाल होता है, तो वो अंदर से भी बहुत घुस गए हैं, तो इसलिए काम पहले से मुश्किल हो गया। और आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया तो दूसरे नाम से आ जाएगा, क्योंकि अभी तो एकदम मजबूत तरीके से समाज में प्रस्थापित हो गए हैं। पीएफआई तो ठीक है, छोटा संगठन है, आरएसएस के पास तो बहुत बड़ी ताकत है, तो अभी थोड़ा मुश्किल है। और अभी सरकार उनकी है, पहले तो सरकार लाई है, तो सरकार को बोलिए कि भाई इस पे प्रतिबंध लगा लीजिए, कम से कम मांग। कोई मांग ही नहीं उठाता सर, तो उस समय नहीं लगा सर, उस टाइम में अभी कोई नहीं। ये बहुत दूर, ये जो आप बैंड बोलो ना आरएसएस का, ये नॉट जो, ये मतलब अभी आप 2-4-10 साल इस पे सोचना ही बेकार है। ठीक है, बैंड बूंद लगे होगा नहीं, हमको ये देखना है कि ये जो तबका है